नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके जवाब में अमेरिकी सेना ने उसके द्वीप पर हमला बोल दिया। दोनों देशों में शुरू हुए हमलों के इस नए दौर ने पश्चिम एशिया में लागू युद्ध विराम को संकट में डाल दिया है। कुवैत में ईरानी हमले के चलते अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा। वहां से फिलहाल फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी गई हैं। रक्षा मंत्रालय ने कई लोगों के घायल होने की भी पुष्टि की है। ईरान का कहना है कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में अमेरिकी 5th फ्लीट के मुख्यालय और एयरबेस को निशाना बनाया। IRGC का कहना है कि ये हमले अमेरिका के लिए सबक है। अब इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की संभावना को एक तरह से खत्म ही कर दिया है। अब पश्चिम एशिया में दोबारा जंग के हालात बन गए हैं। इन सब पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख ले जिन पर आगे होगी बात। रूसी हमलों से दहला यूक्रेन, कीव में भयानक तबाही, 22 लोगों की गई जान और दर्जनों घायल। यूक्रेन ने भी 350 से ज्यादा ड्रोन से किया हमला। भारत की जमीन पर कब्जे वाले बयान को लेकर बुरा फंसे नेपाली पीएम बालेन शाह। ब्रिटेन और चीन ने मदद से किया इनकार। भारत बोला तीसरे पक्ष का रोल बर्दाश्त नहीं। म्यांमार में आंग सान सूची की मौत को लेकर उठे सवाल। बेटे ने सेना से मांगा मां के जिंदा होने का सबूत। 2021 में तख्ता पलट के बाद से कैद में है सूची। और चलते चलते में देखेंगे मेडिकल साइंस की 2 सबसे खतरनाक बीमारियां जिन पर यकीन करना भी है मुश्किल। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत के साथ ट्रेड डील वार्ता के बीच दोबारा टैरिफ लगाने की तैयारी में राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिका की सेक्शन 301 रिपोर्ट में इंडिया का नाम। गलत व्यापार तरीके अपनाने के आरोप। 10% से 12.5% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव। जून से अगस्त तक भयंकर गर्मी का अलर्ट। अल नीनो बढ़ाएगा आफत। सूखा और भारी बारिश बढ़ेगी। जमीन और समुद्र दोनों पर लू का खतरा भी बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र ने जारी की चेतावनी। अमेरिका में 24 जुलाई को फिर होगा व्हाइट हाउस संवाददाता संघ का रात्रि भोज। राष्ट्रपति ट्रंप ने शामिल होने की पुष्टि की। पिछली बार कार्यक्रम के बीच हुई थी फायरिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कनाडा को फिर बताया 51वां राज्य। कनाडाई पीएम कार्नी बोले ट्रंप की हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी पर दिया जोर। तो अमेरिका और ईरान के बीच भीषण हमले शुरू हो गए हैं। ईरान ने अमेरिकी सेना की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हमला कर दिया है। उसने 2 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। वहीं अमेरिकी सेना ने भी हॉर्मूज के पास मौजूद ईरानी द्वीप पर हमले का दावा किया है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और ईरान में जंग छिड़ गई है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से दोनों देशों के बीच लगातार हमलों का दौर जारी है और अब इन ताजा हमलों ने पश्चिम एशिया में लागू युद्ध विराम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल अमेरिकी सेना ने पहले आत्मरक्षा की कार्रवाई का हवाला देते हुए ईरान पर हमले किए, जिसके बाद से ईरान भड़का हुआ है और एक के बाद एक हमले कर बदले की कार्रवाई में जुटा हुआ है। ताजा हमलों की बात करें तो ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने कुवैत और बहरीन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें बरसाई हैं। कुवैत की सेना ने कहा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को रोक रहा है। नागरिकों ने जोरदार धमाकों की आवाजें सुनने की भी खबर दी है। इन हमलों को लेकर IRGC का कहना है कि केशन द्वीप पर अमेरिकी हमले के जवाब में हमारी एयरफोर्स ने अमेरिका की 5th फ्लीट के मुख्यालय और एक देश में अमेरिकी बेस को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। हमला करके भाग जाने का जमाना अब खत्म हो गया है। हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर कोई आक्रामकता होती है तो उसका जवाब अलग और कहीं ज्यादा कठोर होगा। आज रात हमने अपने वादे पर अमल किया। दमनकारी ताकतों को अपनी नासमझी और लापरवाही भरे दुस्साहस के गंभीर नतीजों को स्वीकार करना ही होगा। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने IRGC के इस दावे को झूठा बताते हुए उसके 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हमले की बात को खारिज कर दिया। लेकिन ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने एक वीडियो फुटेज जारी कर अमेरिका को ही झूठा साबित कर दिया। उसने मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपणों के क्रम का एक वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसे क्षेत्र में अमेरिकी सेनाओं के खिलाफ ईरान के जवाबी हमले बताया जा रहा है। तस्नीम के मुताबिक इन मिसाइलों और ड्रोन ने अमेरिकी सेना के 5वें बेड़े, एक हवाई अड्डे और बच्चों की जान लेने वाली अमेरिकी सेना के एक हेलीकॉप्टर अड्डे को निशाना बनाया।
यानी ईरान अब जंग के मोड में आ गया है। उधर अमेरिकी सेना भी सक्रिय है। ईरान के इन हमलों के जवाब में उसने भी ईरानी ठिकानों पर हमला किया है। एक बार फिर उसकी तरफ से केशम द्वीप पर हमला किया गया है। अमेरिकी सेना की मध्य कमान यानी सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम द्वीप पर स्थित एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर आत्मरक्षा में हवाई हमले किए। यह कार्रवाई क्षेत्रीय पड़ोसियों के खिलाफ हुए हमलों की कोशिशों के जवाब में की गई। बहरीन की सेनाओं के साथ मिलकर हम बहरीन की तरफ दागी गई मिसाइलों को रोकने में सक्षम रहे। कुवैत पर दागी गई ईरान की 2 बैलिस्टिक मिसाइलें या तो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई या टूट गई। ईरान ने क्षेत्रीय नाविकों पर हमला करने की कोशिश भी की, लेकिन वे असफल रहे। जिस तरह दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, उसे देखकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिम एशिया में अभी भी युद्ध विराम लागू है। हालांकि अमेरिका का जरूर दावा है कि इन हमलों का शांति प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन सभी खबरों का खंडन किया है जिनमें यह कहा गया था कि अमेरिका और ईरान में बातचीत बंद हो गई है। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत बंद होने की खबरें अफवाह हैं। हमारे बीच लगातार बातचीत चल रही है। इसमें 4 दिन पहले, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और आज की बातचीत भी शामिल है। यह बातचीत कहां जाएगी कोई नहीं जानता, लेकिन मैंने ईरान से कह दिया है कि अब आपके लिए डील करने का वक्त आ गया है। आप 47 सालों से यही कर रहे हैं, इसे अब और आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। यानी ट्रंप एक बार फिर ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाते दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ है कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर अमेरिका ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो यह तय है कि उसके लिए ईरान के साथ समझौता मुमकिन नहीं है। ऐसे में अब दोनों देशों की तरफ से लगातार हो रहे हमले और बातचीत को लेकर जारी ये खींचतान अब कहां जाकर थमती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस और यूक्रेन की। तो दोनों देशों के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि जिस तरह से रूस ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ है, उससे ये जंग और भड़कती जा रही है। और अब एक बार फिर रूस ने यूक्रेन को निशाने पर ले लिया। रूस ने यूक्रेन के कीव और दूसरे शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों से हमला किया है। रूस की तरफ से किए गए हमलों में कम से कम 22 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 130 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें अकेले दनेस्क क्षेत्र में हमले से कम 7 लोग मारे गए हैं। यह हमला कितना घातक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 60 सेकंड में 4 रूसी मिसाइलों ने कीव पर धावा बोल दिया। इन हमलों में यूक्रेन की राजधानी कीव तहस नहस हो गई। धमाके इतने तेज थे कि उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई दी। इसके साथ ही आसमान में धुएं के गुबार को उठते हुए देखा गया। हालांकि यह पता नहीं चल सका कि रूस ने किन मिसाइलों से यूक्रेन को निशाना बनाया है। रूस के इन हमलों पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने चिंता जाहिर की। इन हमलों के बाद यूक्रेन ने भी जवाबी कार्रवाई की। दोनों पक्षों ने हमलों को तेज कर दिया। यूक्रेन की तरफ से रूस पर बहुत बड़ा हमला किया गया, जिसकी जानकारी खुद रूस ने दी है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूसी वायु रक्षा बलों ने सीमा के पास क्षेत्रों के साथ साथ देश के पश्चिम में मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और नवगोरोद जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में 350 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन को रोका और खत्म कर दिया। वहीं स्मोलेंस्क के गवर्नर वासिली अनोखिन ने बताया कि बेलारूस की सीमा के करीब पश्चिमी रूस के शहर स्मोलेंस्क में यूक्रेन ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा सुविधाओं पर हमले किए। यानी दोनों देशों के बीच का टकराव अब साफ साफ बढ़ता जा रहा है। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्जेंडर बेगलोव ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि रात भर चले यूक्रेनी ड्रोन हमले के तहत 3 जिलों को निशाना बनाया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए और बुनियादी ढांचागत सुविधाओं को नुकसान पहुंचा। इससे साफ है कि रूस और यूक्रेन की जंग अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से मदद भी मांगी। उन्होंने कहा कि रूस के इस व्यापक हमले से साफ संदेश मिला है कि अगर यूक्रेन को बैलिस्टिक और अन्य मिसाइल हमलों से सुरक्षा नहीं दी गई तो ये हमले जारी रहेंगे। उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों से समर्थन देने की अपील की है। अब देखा जाए तो इस जंग में रूस यूक्रेन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है और यूक्रेन जंग में अकेला पड़ गया है। यही वजह है कि वो पश्चिमी देशों से मदद मांग रहा है। अब देखना यह होगा कि यूरोपीय देश क्या यूक्रेन की मदद करेंगे या नहीं। और अब अगली खबर में बात करते हैं नेपाल की। तो नेपाल के पीएम बालेन शाह ने अभी हाल ही में संसद में एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सिर्फ भारत ने ही नेपाली जमीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी कुछ भारतीय इलाकों पर कब्जा किया है।
अब अपने इस बयान के चलते पीएम बालेन शाह अपने ही देश में बुरी तरह घिर गए। उनका विरोध होने लगा, यहां तक कि इस्तीफे की मांग उठने लगी और भारत ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। इस बीच पीएम बालेन शाह को एक और बड़ा झटका लगा है। भारत और नेपाल सीमा विवाद में वो चीन की एंट्री कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उनका प्लान बीच में ही लटक गया। खबर आ रही है कि इस विवाद में अब किसी भी तीसरे देश की एंट्री नहीं होगी। एक तरफ ब्रिटेन ने काठमांडू की गुहार ठुकरा दी है, वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि बालेन शाह का सीमा विवाद को सुलझाने वाला ये प्लान फेल हो सकता है, जिसके बाद पीएम बालेन शाह की मुश्किलें बढ़नी भी तय मानी जा रही है। दरअसल हाल ही में 31 मई को बालेन शाह ने नेपाली संसद को बताया कि मैंने चीन और ब्रिटेन से समझौते के लिए संपर्क किया है। मेरी कोशिश इस विवाद को सुलझाने की है, लेकिन अब ब्रिटेन और चीन के रुख से नेपाल को बड़ा झटका लगा है। द टेलीग्राफ ने नेपाल में ब्रिटेन के राजदूत रॉब फेन के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के सलाहकार ने फेन से मध्यस्थता करने के लिए कहा था। नेपाल का कहना था कि सुगौली संधि में ब्रिटेन एक पक्षकार रहा है, ऐसे में उसकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। राजदूत फेन ने कहा कि यह भारत और नेपाल का द्विपक्षीय मामला है, इसमें ब्रिटेन नहीं पड़ेगा। यानी ब्रिटेन ने नेपाल के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सुगौली संधि क्या है। तो आइए जरा इसे समझ लेते हैं। दरअसल सुगौली की संधि 1814 से 1816 के एंग्लो नेपाल युद्ध को खत्म करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल गोरखाओं के बीच हुआ एक ऐतिहासिक समझौता था। इसे 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षरित किया गया था और 4 मार्च 1816 को लागू किया गया। इसके तहत महाकाली यानी काली नदी को नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच पश्चिमी सीमा निर्धारित किया गया, लेकिन दोनों देशों के बीच नदी के उद्गम को लेकर यानी ओरिजिन को लेकर अलग अलग दावे हैं। इस वजह से लिम्पिया धुरा, काला पानी और लिपुलेख दोनों देशों के बीच विवादित क्षेत्र बन गए हैं। अब इस मामले में विवाद गहराता ही जा रहा है। चीन ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। उसने नेपाल के प्रस्ताव पर चुप्पी साध ली। चीन के दूत को भी नेपाल की सरकार ने जमीन मामले में मध्यस्थता करने के लिए कहा है, लेकिन चीन ने कोई जवाब नहीं दिया और अब नेपाली पीएम को अपने बयान के चलते भारत का 2 टूक संदेश सुनना पड़ रहा है। सीमा विवाद पर भारत सरकार ने बयान जारी कर कहा कि भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस मुद्दे पर आगे क्या होगा, यह विवाद आगे कहां जाकर थमेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे म्यांमार की। तो म्यांमार लंबे वक्त से गृहयुद्ध से जूझ रहा है। 2021 में सेना ने वहां की लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था और तब से ही वहां की सेना और लोकतंत्र समर्थक विद्रोही गुटों के बीच देश के कई हिस्सों में संघर्ष जारी है। जुंटा सरकार ने तत्कालीन नेताओं को जेल में डाल दिया था, जिसमें एक नाम उस वक्त सरकार का प्रमुख चेहरा रही आंग सान सूची का भी है। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित आंग सान सूची तब से ही कैद में है। हालांकि हाल ही में देश में सैन्य समर्थक सरकार के गठन के बाद उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन अब सैन्य कमांडर इन चीफ से राष्ट्रपति बने मिन आंग हलाइंग की सरकार के खिलाफ एक और मोर्चा खुल गया है। सूची के बेटे किम एरिस ने सरकार और सेना के सामने बड़ी मांग कर दी है, जिससे देश में एक बड़े आंदोलन की सुगबुगाहट भी शुरू हो गई है। किम एरिस ने कहा कि 19 जून को मेरी मां का 81वां जन्मदिन है। मेरी मां अभी किस हालत में है, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। मेरी मां अगर जीवित है तो सेना को इसके सबूत देने चाहिए। सैन्य सरकार पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि आखिर मेरी मां किस हालत में है। मैं अपनी मां की हकीकत जानने के लिए म्यांमार की जनता के बीच अभियान चलाऊंगा। मैं म्यांमार की जनता से कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरी मां के लिए सड़कों पर निकलिए। आप या तो 81,000 किलोमीटर पैदल चलिए या 81 मील साइकिल चलाइए या 81 किलोमीटर दौड़िए। दरअसल आंग सान सूची को भले ही सरकार ने एकांत कारावास से शिफ्ट कर नजरबंद करने की बात कही थी, लेकिन अब तक उनकी कोई ठोस तस्वीर सामने नहीं आई है। ना ही आंग सान सूची से किसी को मिलने दिया जा रहा है। उनके वकील भी उनसे नहीं मिल पा रहे और इस पर सवाल उठे तो पुलिस ने एक धुंधली सी तस्वीर जारी कर दी। लेकिन उनके बेटे किम एरिस का कहना है कि इसे फर्जी तरीके से भी बनाया जा सकता है। अब उनके इस बयान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है कि आंग सान सूची जिंदा है भी या नहीं, उन्हें सेना ने किस हाल में रखा है। और यह पूरा घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब म्यांमार के सैन्य राष्ट्रपति मिन आंग हलाइंग नई दिल्ली के दौरे पर है। ऐसे में क्या भारत में उनसे यह सवाल किया जाएगा, क्या भारत इस मामले में दखल देगा?
ये सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि आंग सान सूची का भारत से गहरा व्यक्तिगत और ऐतिहासिक रिश्ता रहा है। वो दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ी हैं। ऐसे में अब आंग सान सूची को लेकर म्यांमार सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है और भारत का इस मामले में क्या रुख होता है, ये देखना होगा। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दो अजीबोगरीब और खतरनाक बीमारियों की। आपको कैसा लगेगा अगर कोई इंसान मवेशियों की तरह अचानक हरी घास चरने लगे या किसी का शरीर धीरे धीरे पत्थर बन जाए? सुनने में ये बहुत ही अजीब लगता है, लेकिन मेडिकल साइंस की दुनिया में ऐसी दो बीमारियां सचमुच मौजूद हैं। तो आइए जरा इनके बारे में जानते हैं। तो इसमें पहली बीमारी का नाम है ब्लोएंथ्रोपी। ये एक बहुत ही अजीब और दुर्लभ मानसिक बीमारी है। इसमें इंसान का दिमाग पूरी तरह भ्रमित हो जाता है और वो खुद को इंसान नहीं बल्कि एक गाय या बैल समझने लगता है। इसके लक्षणों की बात करें तो इस बीमारी में मरीज इंसानों की तरह सीधा चलने के बजाय अपने हाथ पैर के बल जानवरों की तरह चलने लगता है। उसे घर का पका खाना पसंद नहीं आता। वो खेतों में जाकर गाय भैंसों की तरह हरी घास और भूसा चरने लगता है। मरीज इंसानी भाषा भूल जाता है और गाय की तरह रंभाने लगता है। मरीज अपने परिवार को छोड़कर भागता है और असली गाय बैलों के झुंड के साथ रहने की कोशिश करता है। इतिहास में भी इसका एक बड़ा उदाहरण मिलता है। बाइबल के मुताबिक बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय को यह बीमारी हुई थी। वो करीब 7 साल तक महलों को छोड़कर जंगलों में बैलों की तरह घास खाते रहे। डॉक्टरों के मुताबिक जीवन में किसी बहुत बड़े सदमे, गहरे तनाव की वजह से दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है और ये बीमारी इंसान को घेर लेती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका इलाज मुमकिन है। सही समय पर दिमागी डॉक्टर की सलाह, एंटीसाइकोटिक दवाइयों और परिवार के प्यार से मरीज को दोबारा सामान्य जिंदगी में लाया जा सकता है। तो आइए अब दूसरी बीमारी के बारे में भी जान लेते हैं, जिसका नाम है स्टोनमैन सिंड्रोम। तो इस बीमारी को मेडिकल साइंस में FOP कहते हैं। ये ब्लोएंथ्रोपी से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये इंसान के शरीर को धीरे धीरे पत्थर की तरह सख्त बना देती है। अब आइए जरा ब्लोएंथ्रोपी की तरह इस बीमारी के बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल ये एक जन्मजात बीमारी है जो लाखों में किसी एक को ही होती है। इसमें शरीर की मांसपेशियां और टिश्यू धीरे धीरे असली हड्डी में बदलने लगते हैं। बचपन में पैर के अंगूठे का टेढ़ा होना इसका पहला लक्षण होता है। इसके बाद गर्दन और कंधों से सूजन शुरू होती है और वहां नई हड्डी बनने लगती है। जैसे जैसे मांसपेशियां हड्डी बनती हैं, कोहनियां, घुटने और कूल्हे पूरी तरह लॉक हो जाते हैं। फिर इंसान ना हाथ उठा पाता है और ना ही चल पाता है। वो एक पत्थर की मूर्ति की तरह जम जाता है। जब छाती और पसलियों की मांसपेशियां हड्डी बन जाती हैं तो फेफड़े फैल नहीं पाते। इससे मरीज को सांस लेने और खाना चबाने में भारी तकलीफ होती है। अफसोस की बात यह है कि आज भी स्टोनमैन सिंड्रोम का कोई पक्का इलाज नहीं है। डॉक्टर सिर्फ दर्द कम करने के लिए दवाइयां देते हैं। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस बीमारी को रोकने की रिसर्च में जुटे हुए हैं। उम्मीद है कि इन दोनों ही बीमारियों का कोई ऐसा पुख्ता इलाज इजाद हो जाए जिसकी वजह से किसी को भी ऐसी अजीबोगरीब और दर्दनाक बीमारियों से दो चार ना होना पड़े। फिलहाल वर्ल्ड न्यूज में आज इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए DB लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।